गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ लाइकन्स, जिन्हें हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनका जनन और इनका आर्थिक महत्व। माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, शैवाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के शैवाल देखने को मिलते हैं। ये हैं क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज। इनमें जनन कितने प्रकार से होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लाइकन्स जो हैं, इनमें 4 मेथड्स हैं। जैसे कायिक जनन का जो मेथड रिप्रोडक्शन का है, वो है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड लाइकन थैलस रिजल्टिंग इन द सेपरेशन ऑफ अ लाइकन इनटू 2 और मोर पार्ट्स। और ये जो भाग हैं, ये नया थैलस बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा इसमें है विखंडन या फ्रैगमेंटेशन। किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना जैसे वायु ट्रैम्पलिंग यानी कि क्रश होने की वजह से या एनिमल बाइट्स की वजह से जो शैवाल का थैलस है वो अनेक टुकड़ों या खंडों में बंट जाता है, और ये खंड फिर पूर्ण रूप से विकसित होकर एक नए थैलस में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर एक प्रक्रिया है आइसीडिया द्वारा। ये आइसीडिया होते क्या हैं? ये लाइकन के थैलस की सतह पर एक सुपरफिशियल आउटग्रोथ या वृद्धि की तरह या पिटिकाओं गॉल्स के रूप में विकसित गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इन्हें कहते हैं कि ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में मदद करती हैं। पर एट टाइम्स दीज आर ब्रोकन ऑफ। ये कई बार टूट जाती हैं और ये थैलस से पृथक हो करके अनुकूल परिस्थितियों में एक नए थैलस का निर्माण करती हैं। तो ईच आइसीडियम इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू थैलस because it has a core of algal cell surrounded by a sheath of fungal hyphae। फिर एक संरचना है सोरीडिया। ये सूक्ष्म गोलाकार या कणिका रूप अतिवृद्धियाँ या आउटग्रोथ्स होती हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक लाइकन प्रोपेग्यूल्स। ये लार्ज नंबर में बनती हैं। इनकी नंबर्स जो हैं बहुत अधिक होते हैं सोराई में, और इन्हें पस्ट्यूल्स कहते हैं। और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सफ़ेद चूर्ण या पाउडर जैसी मासस के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन सोरीडिया में एक या एक से अधिक शैवाल कोशिकाएं कवक सूत्रों द्वारा परिबद्ध रहती हैं, और मुख्य अथवा जो पेरेंट थैलस है, इससे अलग होने के पश्चात सोरीडिया जो हैं वो एक अनुकूल वातावरण मिलने पर अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इसमें जो लैंगिक जनन है वह उसी प्रकार से होता है जैसे कि एस्कोलाइकन्स का एस्कोमाइसिटीज़ जैसे, बेसिडियोलाइकन्स का बेसिडियोमाइसिटीज़ जैसे लैंगिक जनन देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया बहुधा एस्कोलाइकन्स में ही पाई जाती है। यहाँ केवल कवक सदस्य ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में एक्टिव रहता है। फाइकोबायोन का इससे कोई संबंध नहीं होता है, और सबसे पहले कवक तंतुओं द्वारा सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को कार्पोगोनियम कहा जाता है। ये एक ही हाइफा पर, एक ही कवक सूत्र पर विकसित होते हैं, या फिर 2 विभिन्न हाइफी पर एक ही कवक जाल में विकसित होते हैं। स्पर्मोगोनिया जो हैं ये फ्लास्क शेप्ड संरचना है, और ये थैलस के अपर सरफेस में एम्बेडेड होती हैं, और थैलस की ऊपरी सतह पर ये जो संरचनाएं हैं ये पिक्नीडिया के समान धसी हुई दिखाई देती हैं। ये बाहर की ओर एक छिद्र या ऑस्टियोल द्वारा खुलते हैं,
They open outside by a small pore known as ostiole. The fertile hyphae in the cavity of the spermogonium, जो fertile hyphae हैं जो कि स्पर्मोगोनियम की गुहिका में पाए जाते हैं, ये इनके अंतिम सिरों पर कुछ सूक्ष्म एवं गोल संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। इनको पुंड बीजाणु या स्पर्मेशियम कहा जाता है। कुछ स्पीशीज़ हैं लाइकन्स की जहाँ पे कि पिक्नीरिया जैसी संरचनाएं स्पर्मोगोनिया की तरह एक्ट करती हैं। ये अधिक मात्रा में होते हैं स्पर्मेशियम और नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं और परिपक्व होने के पश्चात ये स्पर्मेशिया म्यूसिलेज के साथ ऑस्टियोल से बाहर निकलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्पोगोनियम की। यह मादा जनन संरचना या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है और इसमें दो भाग होते हैं। जो आधारीय भाग है, जो लोअर पार्ट है, वो कुंडलित होता है, कॉइल्ड होता है और इसको एस्कोगोनियम कहते हैं। जबकि ऊपरी हिस्सा जो है ये स्ट्रेट और नलिकाकार होता है, ट्यूब्यूलर होता है और इस थ्रेड लाइक पोर्शन को ट्राइकोगाइन कहा जाता है। द एस्कोगोनियम लाइज डीप इन द मेडुलरी पोर्शन, जबकि ट्राइकोगाइन थैलस के बाहर निकल जाता है और ये स्पर्मेशिया को रिसीव करता है। मुक्त हो जाने के पश्चात जो स्पर्मेशिया हैं ये ग्रीवा या ट्राइकोगाइन के ऊपरी भाग में चिपक जाते हैं और इन दोनों की भित्ति गल जाने से जो स्पर्मेशिया की अंतर वस्तुएं हैं वो ट्राइकोगाइन के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के केंद्रकों का संलयन होता है या नहीं। तो ऑन बीइंग डिसेमिनेटेड जो स्पर्मेशिया है दे हैव बीन फाउंड स्टिकिंग टू द प्रोट्रूडिंग टिप ऑफ द ट्राइकोगाइन। ये केवल एकमात्र ऐसा एविडेंस है कि स्पर्मेशिया जो हैं वो मेल गैमीट्स की तरह कार्य करते हैं और निषेचन के पश्चात जो ट्राइकोगाइन है वो टूट जाता है और एस्कोगोनियम ब्रांच एस्कोजिनस हाइफी बनाता है। ये हाइफी एसाई बनाते हैं इनके सिरों पर और सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे डेवलपिंग एसाई, एस्कोजिनस हाइफी और एस्कोगोनियम, इनके चारों ओर एक स्टेराइल हाइफी बंध्य हाइफी होता है। इससे एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसको एपोथीसियम या पेरीथीसियम कहा जाता है। ये जो एपोथीसियम या पेरीथीसियम हैं इनमें से जो लाइकन्स की अधिकांश प्रजातियों में जो एस्कोस्पोर्स हैं ये बहुत तेज़ी से एसाई से बाहर निकलते हैं। सामान्यतः इनका जो प्रकीर्णन है, डिस्पर्जल है, वो छिद्र द्वारा या एस्कस की भित्ति के फट जाने से होता है। ये एस्को बीजाणु पेरीप्लाज्म के विघटन से उत्पन्न म्यूसिलेज में लिपटे हुए प्रकीर्णन करते हैं और ये एस्कोस्पोर्स जब एक सूटेबल सबस्ट्रेटम आता है उस पर गिरकर अंकुरित होकर एक नया कवक तंतु बनाते हैं। कवक तंतु उपयुक्त शैवाल घटक के संपर्क में आकर एक नया लाइकन का थैलस बनाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स की। लाइकन प्रकृति की अनुपम भेंट हैं। हम ये कह सकते हैं कि भोजन, औषधियाँ, सुगंध तथा अभिरंजकों के स्रोत के रूप में इनकी अत्यधिक उपयोगिता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनका जो पारिस्थितिकी महत्व है वह विशिष्ट है। इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइकन्स को पायोनियर्स ऑफ रॉक वेजिटेशन भी कहा जाता है। They are said to be the pioneers in establishing vegetation on bare rock areas, जिनको कि लिथोसियर हम कहते हैं, शैल अनुक्रमण। इसकी प्रक्रिया में लाइकन जो हैं ये प्रथम उपनिवेशी या कोलोनाइजर्स होते हैं। They are the first members to colonize the barren rocky area. जो चट्टानें हैं उनके ऊपर ये पर्पटीमय लाइकन होते हैं, ये एक पुरोगामी वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं एवं ये अनुक्रमण की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं, सक्सेशन के प्रोसेस को प्रारंभ करते हैं
और क्या होता है इसमें कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे कि हाइड्रोकार्बोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड का जो स्राव होता है, ये पर्पटीमय लाइकन इन चट्टानों का विदरण का कार्य करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कहते हैं और इसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसको कहते हैं पीडोजेनेसिस। और लेसीडिया और राइजोकार्पॉन जैसे कुछ लाइकन की जो स्पीशीज़ हैं वह पायोनियर स्पीशीज़ का कार्य करती हैं। तो लाइकन्स आर सेड टू बी द पायोनियर्स। They are the first members to colonize the barren rocky area. They bring about the disintegration of rocky stones. कुछ एसिड्स जो बनते हैं जैसे ऑक्सैलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसको कि पीरियोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये जो लाइकन्स हैं ये वायु प्रदूषण सूचक का कार्य भी करते हैं। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रति लाइकन्स जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ये सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि दिल्ली में देखा गया है। तो ये दे आर अनेबल टू ग्रो इन टाउन, सिटीज़ एंड अराउंड इंडस्ट्रियल साइट्स, जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं, ब्रिक वर्क्स हैं। जो लाइकन्स जो हैं ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं पोल्यूशन के। अगर हम लाइकन्स का अध्ययन करें वृक्षों के ऊपर तो एक स्केल हम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि मीन सल्फर डाइऑक्साइड लेवल का एस्टिमेशन किया जा सके। तो दे आर पोल्यूशन मॉनिटर्स। फिर हम बात करते हैं फूड एंड फॉडर की। तो जो आर्कटिक और साइबेरिया प्रदेशों में लाइकन प्रजातियां जो हैं ये भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे कि सेट्रेरिया आइलैंडिका, ये आइसलैंड मॉस भी कहलाती है। तो इसको स्वीडन में, नॉर्वे में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, आइसलैंड में भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर कुछ शैवाल प्रजाति हैं जैसे लेकानोरा एस्क्यूलेटा, ये इज़राइल में फूड की तरह यूज़ होती है। अम्ब्लिकेरिया एस्क्यूलेंटा जापान में फूड की तरह यूज़ होती है। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ये जो क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है इसको रेंडियर मॉस भी कहते हैं। ये रेंडियर्स का मेन फूड होता है पोलर कंट्रीज़ में। जो सेट्रेरिया आइलैंडिका है इसको घोड़ों के चारे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। देन द स्पीशीज़ ऑफ स्टीरियोकोलॉन, एवर्निया, पार्मिलिया और लेकेनोरा जो हैं ये भी फॉडर के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। दक्षिण भारत में जो पार्मिलिया है इसकी जातियाँ ये रॉक फ्लावर्स भी कहे जाते हैं, इनका सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर लाइकन में वास्तव में क्या है, स्टार्च और सेलुलोज का अभाव होता है, परंतु एक लाइकेनिन नाम का इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसका सब्जी में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पार्मिलिया की हमने बात की, स्पीशीज़ ऑफ पार्मिलिया नोन एज रथापू और रॉक फ्लावर इन तेलुगु, ये इट इज़ यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया। फ्रांस में लाइकन्स को कन्फेक्शनरी में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं टैनिंग और डाइंग में कैसे लाइकन्स का प्रयोग होता है। सम लाइकन्स आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में जो ये सेट्रेरिया आइलैंडिका है या लोबेरिया पल्मोरिएरिया है, ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं और ये जो एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस है ये थैलस से एक्सट्रैक्ट होता है और टैनिन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इनसे नेचुरल डाइज भी बनते हैं। ऑर्चिल एक ब्लू डाई है जो कि रॉकेला और लेकोनेरा से निकलती है और ये डाई करने के काम आती है वुलन आर्टिकल्स और सिल्क फैब्रिक्स को। ये प्यूरिफाइड होती है एज ऑर्कम और बायोलॉजिकल स्टेन होती है। फिर एक ब्राउन डाई, भूरे रंग की डाई जो है वो पार्मिलिया स्पीशी से प्राप्त होती है, जबकि ऑक्रोलेचिया स्पीशी यील्ड रेड डाई।
जो लिटमस हम यूज़ करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरह, वो भी एक डाई है। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रॉकेला टिंक्टोरिया एंड लसेलिया पस्ट्यूलेटा। तो टैनिंग और डाइंग इंडस्ट्री में इससे प्राप्त जो स्टेन्स हैं या कलर हैं, ये बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं। तो परंपरागत रूप से भी देखें तो लाइकन प्रजातियों का चर्म शोधन एवं रंजक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके मेडिसिनल यूजेस की। तो मेडिसिनल यूजेस में जो लोबेरिया पल्मोनेरिया है और सेट्रेरिया आइलैंडिका है, इसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ में काम में लिया जाता है, पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस में। अस्निया बारबेटा ये स्ट्रेंथनिंग में यूज़ करते हैं हेयर की, और यूटेराइन एलिमेंट्स में यूज़ होते हैं। फिर जो क्लेडोनिया स्पीशी है, इसको वूपिंग कफ में काम में लिया जाता है। पेल्टीजेरा कैनिना ये एक डॉग लाइकन भी कहलाता है, इसको हाइड्रोफोबिया के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। देन रॉकेला मॉन्टेग्नाई ये एंजाइना में एक सीरियस हार्ट डिजीज़ है, उसमें काम में लिया जाता है। पार्मीलिया सेक्सेटिलिस जो है, इसको मिर्गी के दौरों में काम में लिया जाता है। स्पीशीज़ ऑफ एवर्निया, क्लेडोनिया और रॉकेला ये फीवर को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। इसके अलावा जो ब्रूइंग और डिस्टिलेशन है, यानी कि शराब बनाने में स्वीडन और रूस में अस्निया फ्लोरिडा, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, देन रैमेलिना फ्रैक्सीनिया और एवर्निया प्रूनेस्टाई, इनको शराब बनाने के काम में लिया जाता है। अगर हम दूसरे यूज़र्स की बात करें तो परफ्यूमरी या सुगंधी एवं इत्र उद्योग में रैमेलिना और एवर्निया को धूप, हवन सामग्री और साबुन बनाने के काम में लिया जाता है। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे एवर्निया प्रूनेस्टाई और लोबेरिया पल्मिनेरिया, इनसे परफ्यूम तैयार होता है, तो ये परफ्यूम इंडस्ट्री में काम में आते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अगर हम एक आध यहाँ पे बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो अस्निया है, इसका थैलस सूख कर बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील हो जाता है और इसमें आसानी से आग लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जंगल है उसमें आग फैल जाती है और वनों का हिरास होता है। कुछ इसकी जातियां जो हैं वो टॉक्सिक हैं, जैसे कि लेथेरिया वल्पिना और सेट्रेरिया जूनिपेरेना। इससे एक विषैला पदार्थ निकलता है जिनको कहते हैं पिनोएस्ट्रिक एसिड। तो इसकी स्पीशी को खाने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है। बाकी इसका जो आर्थिक महत्व इतना अधिक है कि ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इनको हम ओवरलुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe to our channel CCE Raj JDB GGC Kota.